ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए हमारा जो सेक्शन चल रहा है उसमें हम बॉटनी के रिगार्डिंग एल्गी को हमारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में हमने फंजाई को स्टार्ट कर रखा है और लास्ट क्लास में भी हमने फंजाई के जो जनरल फीचर्स थे, स्पेशली हैबिटाट को लेकर के हो या प्लांट बॉडी को लेकर के हो और वेजिटेटिव फीचर्स तक का जो डिस्कशन था वो हमारी लास्ट क्लास में हो गया था। तो आज हम उसी पार्ट को आगे प्रोसीड करेंगे कि स्पेशली रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स और फिर कुछ ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ जनरल पॉइंट्स को हम आज की क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एल्गी में भी हमें रिप्रोडक्शन था वो 3 प्रकार का मिला था और यहाँ पर भी आपको तीनों प्रकार मिल जाएंगे, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा। तीनों ही पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ ज्यादा कॉमन नहीं होता है, नॉट कॉमन, क्योंकि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में हमने देखा था कि यहाँ पे हाइफे हैं और उनका जो एग्रीगेशन है वो माइसीलियम कहलाता है। तो वहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है कि हाइफे हैं या जो ब्रांचेज हैं वो दोबारा से ग्रो करके और पूरा जो बॉडी है उसको बना सकते हैं। तो वो एक कॉमन सी चीज है। वैसे जैसे देखा जाए कि लाइफ साइकिल के अंदर नंबर को इंक्रीज करने की अगर हम बात करें कि अगर ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करना चाहे तो उस एंगल से फंजाई के अंदर ये काफी फ्रीक्वेंट है। दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म तो यहाँ एल्गी से बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रकार की होती है। तो हम इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें जो एसेक्सुअल तरीका है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो एल्गी में भी एसेक्सुअल में वही चीज हमें लेनी होती है और फंजाई में भी हम वही बातें करेंगे कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में या प्रोपेग्यूल के रूप में स्पोर का निर्माण होता है, यानी कि बीजाणु बनते हैं। इससे आगे आप ब्रायोफाइट में जाएं या और आगे जाएं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कनेक्शन हमें मॉडिफाइड सेल से लेना होता है, यानी कि जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफिकेशन का जो तरीका होता है वो केवल होता है साइटोलॉजिकल। कोशिकीय दृष्टि से वो कुछ चेंज हो जाती हैं, जेनेटिकली उनमें कोई चेंज नहीं होता है और ऐसी विशिष्ट प्रकार की जो संरचनाएं बनती हैं वो कहलाती हैं स्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे स्पोर ही देखने को मिलेंगे और स्पोर कहाँ बनेंगे उसको लेकर के यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ वेरिएशंस हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे स्पोरेंजिया बन सकते हैं। स्पोरेंजिया को हम लोग बीजाणुधानी के रूप में जानते हैं और बीजाणुधानी के अंदर जो स्पोर बने उनको कई बार हम स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल सामान्य तरीका होता है कि जब भी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर फंगस एंटर करेगा और एसेक्सुअली अगर उसको रिप्रोड्यूस करना हो तो वहां पे स्पोरेंजिया बन सकते हैं, बीजाणुधानियां बन सकती हैं और उनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे ये हमारे पास दो कैटेगरी इनकी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिनके पास गति नहीं होती, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल होने पे यहाँ इनका जो टर्म आएगा वो बिल्कुल से एल्गी जैसा ही है। एल्गी के भी जो नॉन मोटाइल स्पोर्स थे उनको हमने क्या बोला था, एल्गी के ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते थे, हमने उनको एक अलग से नाम दिया था। क्या नाम था?
एप्लेनोस्पोर, हिंदी में आप इनको क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु। तो फ्लैजिला नहीं होने पे एप्लेनो बन रहे थे, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो वो आपके पास आ जाएंगे जूस्पोर। तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में केवल इतना ही अंतर है कि एक के पास फ्लैजिला है और दूसरे के पास फ्लैजिला नहीं है। जूस्पोर फ्लैजिलेट्स स्ट्रक्चर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर हम बात करें एप्लेनोस्पोर बने और वो भी स्पोरेंजिया के अंदर बने, यानी कि एप्लेनोस्पोर बने और उसकी कैटेगरी हो स्पोरेंजियोस्पोर जैसी, तो ये हमें देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि राइजोपस है, इसी प्रकार से म्यूकर है। अगर आप हल्का सा इनके बारे में आइडिया रखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो राइजोपस है, म्यूकर है, ये बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसीट से। और जाइगोमाइसीट के अंदर मोस्टली जो फंजाई हैं वो है सैप्रोफिटिक, वो होते हैं सैप्रोफिटिक। तो राइजोपस के अंदर, म्यूकर के अंदर हमें ऐसी कंडीशन देखने की मिलेगी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिजाइन बनाना चाहें तो ये फंगल हाइफा होता है, इनका सेप्टेड कंडीशन है, और कुछ सेल, फंगल हाइफे की कुछ सेल विशिष्ट हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं फुट सेल। और इन फुट सेल से कुछ इरेक्ट हाइफे निकलते हैं, और ये इरेक्ट हाइफे ऊपर जाकर के फूल जाते हैं, और इन फूली हुई संरचनाओं के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां जो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये फुट सेल आपने बना दी, ये सिंपल हाइफा था जो नॉर्मल वेजिटेटिव बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पोरेंजियो 4 कहलाता है, जो स्टॉक होता है इसका, उसको हम स्पोरेंजियो 4 कहते हैं, और ऊपर जो बॉडी बनी है उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम जब रैप्चर हो जाता है तो ये स्पोर इसमें से बाहर निकल जाते हैं। अगर इनके पास फ्लैजिला नहीं है तो हम इनको बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, राइट। तो अगर हम बात करें राइजोपस की, म्यूकर की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कुछ आपके विशिष्ट मेंबर हैं, जैसे कि सिनकाइट्रिडियम है, सिनकाइट्रियम, एंडोबोएटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबोएटिकम एक यूनिसेलुलर फंजाई है। और प्लांट पैथोलॉजी के रिगार्डिंग आपको ध्यान रहे तो आप आलू के अंदर जो फफोला डिजीज होती है, व्हाइट डिजीज इन पोटैटो, उसका कॉजल एजेंट भी यही होता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया के बारे में कल की क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये एक्वेटिक फंजाई का एग्जाम्पल है, एक्वेटिक फंजाई का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर हम बात करें एल्बुगो, जैसे कि आप एल्बुगो कैंडिडा को ध्यान में रख सकते हैं। क्या करता है एल्बुगो कैंडिडा? कौन सी कौन सी?
हाँ, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज, सरसों के पौधों में श्वेत कीट रोग। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो फाइटोफथोरा इनफेस्टेंस, ये क्या करता है? ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो। तो ये कुछ खास एग्जाम्पल है, ये वैसे भी आपको याद रह जाएंगे क्योंकि इनके कनेक्शन और कहीं से भी हैं। और फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं ये बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसीड से, ऊमाइसीड से। ये बिलोंग करते हैं ऊमाइसीड से, या आप इनको क्या कह सकते हैं? फाइकोमाइसीड्स कह सकते हैं। और फाइकोमाइसीड्स, ऊमाइसीड्स ये काउंट होते हैं प्रिमिटिव फंजाई के अंदर। तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जूस्पोर फॉर्मेशन हो रही है। जूस्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि एल्बुगो कैंडिडा आपने खूब पढ़ा होगा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बीएससी एमएससी क्लासेस में खूब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब रस्ट बनती है तो कॉनिडियोफोर होते हैं, और कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया एक चैन के रूप में डेवलप होते हैं। और ये कॉनिडिया जब इससे लिबरेट होते हैं तो उसके बाद में डायरेक्ट भी ये जर्मिनेट कर सकते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है तो एक कॉनिडिया से एक जर्म ट्यूब निकल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। या इसका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी होता है। इनडायरेक्ट होने पे इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे खूब सारे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से एक एक न्यूक्लियाई है वो बाद में मेटामॉर्फोसिस करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इंडिविजुअल सेल के रूप में, और यहाँ की हर एक सेल बाद में एक जूस्पोर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जूस्पोर की फॉर्मेशन आपको सिनकाइट्री में भी मिल जाएगा, सेप्रोलैग्निया में मिल जाएगा, एल्बुओ मिल जाएगा, फाइटोप्थोरा में मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये सब कौन है? ये सब हैं फाइकोमाइसीड्स के मेंबर, ऊमाइसीड्स के मेंबर। और वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि दीज आर प्रिमिटिव फंजाई। और प्रिमिटिव फंजाई का मतलब ये था कि कल आपने बात की कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इधर आप देख रहे हैं कि जूस्पोर भी बनता है। तो ये कुछ इनके ऐसे करैक्टर हो गए कि रिजेंबल टू एल्गी। इन करैक्टर्स को लेकर के जो सिंपल वाले फंजाई हैं वो एल्गी से रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल टू एल्गी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके रूप में यहाँ पे बन सकते हैं, हमारे पास कोनिडिया बन सकते हैं, कि कोनिडिया की फॉर्मेशन हो सकती है। कोनिडिया कुछ स्पेशल प्रकार की राउंडेड स्ट्रक्चर, राउंडेड हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, इलेप्टिकल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है शेप के ऊपर। तो इनकी शेप वेरी कर सकती है, लेकिन काफी स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी स्टॉक के ऊपर जनरेट होती है, जो किसी वृंत के ऊपर जनरेट होती है। जैसे आपके पास कोई माइसीलियम है, उस माइसीलियम से कुछ ऊर्ध्व शाखाएं विकसित हो जाती है, इरेक्ट ब्रांचेस कुछ ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और इनका जो किनारा है, जो लास्ट एंड होता है, वहां से ये डेवलप हो सकते हैं। और जो कोनिडिया डेवलप होते हैं वो हमेशा ही कोनिडियोफोर से बाहर की तरफ, ये कोनिडियोफोर हमने दिखा दिया, तो कोनिडियोफोर से बाहर की तरफ डेवलप होते हैं। ये चैन के रूप में डेवलप हो सकते हैं। दे आर एक्सोजिनस, दे आर एक्सोजिनस इन देयर डेवलपमेंट, की अंदर नहीं बनते। स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजिनस होते हैं, कि वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं,
और कोनिडिया है वो बाहर की साइड में बनते हैं और हर फिलामेंट में नहीं बनते हैं। जिन फिलामेंट के ऊपर बनते हैं उनको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। और कोनिडिया भी डायरेक्ट, अभी हम बात कर रहे थे कि वो डायरेक्ट भी जर्मिनेट कर सकते हैं और वो इनडायरेक्ट भी जर्मिनेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन अगर जू स्पोर के लिए फेवरेबल है तो वो इनडायरेक्ट जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो कोनिडिया भी एक खास प्रकार की स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंगस है वो बना सकता है। एक तो आपके पास था एल्बुगो कैंडिडा, जो अभी हमने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर की बात की। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कोनिडिया है वो चैन में बनते हैं और चैन होती है बेसिपीटल। बेसिपीटल चैन का मतलब क्या होता है? हाँ, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे यंगेस्ट है। होता है क्या है कि जो कोनिडियोफोर होता है उस कोनिडियोफोर के ऊपर लगातार एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनते रहते हैं। हर बार यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है और ऐसा होता रहेगा तो कोनिडिया है वो इसी क्रम के अंदर बनते रहेंगे। तो ओल्डेस्ट जो सबसे पहले बना था वो सबसे ऊपर चला जाएगा चेन में, और सबसे अभी अभी बना है वेरी यंग वो सबसे नीचे रह जाएगा। तो ये अरेंजमेंट बेसिपीटल कहलाता है। तो एल्बुगो कैंडिडा के अंदर आपको ये ध्यान में रखना ही होता है। ऐसे ही हालांकि कोनिडिया तो एक सिंपल सी बात होती है, काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन भी पाया जाता है, लेकिन आप अल्टरनेरिया को भी ध्यान रख सकते हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या करता है? ये भी आलू के अंदर ही डिजीज कोज करता है और डिजीज का नाम क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कोज करता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके कोनिडिया कुछ खास प्रकार के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और चैन में लगे रहते हैं। इनकी डिजाइन कुछ खास होती है, नीचे से फूले हुए होते हैं, ऊपर जाकर के संकरे हो जाते हैं और इनके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल सेप्टा भी होते हैं, वर्टिकल सेप्टा भी होते हैं। तो ये कंडीशन कुछ खास हो जाती है कि हॉरिजॉन्टल सेप्टा भी हो, वर्टिकल सेप्टा भी हो। दिस इज म्यूरिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया का पाया जाना, जिसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के सेप्टेड, ये सेप्टेड कोनिडिया है, ये है पट्ट युक्त सेप्टेड कोनिडिया। और पट्ट भी इसमें दो प्रकार के हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार के सेप्टा प्रेजेंट है और इनकी जो सैप है वो सैप एक विशिष्ट नाम से जानी जाती है, म्यूरिफॉर्म। और ये जो आपका मेंबर है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? दिव्या? ड्यूटेरो माइसीट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जनरली कोनिडिया क्या चीज होती है वो तो सिंपली पता होना ही चाहिए। बाकी बेसिपिटल कोनिडियल चेन कहाँ मिलती है, म्यूरिफॉर्म प्रकार के कोनिडिया कहाँ मिलते हैं, सेप्टेड कोनिडिया न्यूमेसिक किसमें पाए जाते हैं, तो ऐसी कुछ बातें आए तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर बन सकते हैं। क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्मेशन हो सकती है। जब हमने एल्गी को डिस्कस किया था तो वहां हमने देखा था कि खास प्रकार के स्पोर बनते हैं जिनको हम एखाइनिट्स बोल रहे थे, जिनको हम
एकाइनिट्स बोल रहे थे। और एकाइनिट्स क्या थे? एकाइनिट्स रेस्टिंग स्पोर थे। और रेस्टिंग स्पोर कब? जब कंडीशन बहुत ज्यादा विपरीत हो जाती है। हाईली एडवर्स कंडीशन के अंदर जो सेल थी, उस सेल के चारों तरफ एक काफी मोटी सारी भित्ति बन जाती है। और एक बहुत सारी मोटी भित्ति जब इसके चारों तरफ बन जाएगी तो ये हाईली रेजिस्टेंट भी हो जाता है कि फिजिकल फोर्सेज हो, केमिकल हो या कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो, ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकता। और इवन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो भी हाईली कंडेंस हो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत शांत हो गए हैं, तो इनको आप बोल रहे थे निश्चेष्ट। निश्चेष्ट बीजाणु आप इनको बोल रहे थे। तो एल्गी में जब हाईली एडवर्स कंडीशन आती है तो एकाइनिट्स की फॉर्मेशन होती है। और फंजाई के अंदर जब हाईली एडवर्स कंडीशन अगर उसको फेस करनी पड़े तो यहाँ पे बनने वाली जो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल एकाइनिट जैसे ही होते हैं, ये भी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। और इन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का काम भी बिल्कुल वही है, एडवर्स कंडीशन को पास करना, एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करना, कि जब तक कंडीशन दोबारा सही नहीं होगी तब तक फंजाई अपने आप को क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में कन्वर्ट करा सकता है। तो जो हाइफे होते हैं, जो हाइफे हैं, उनकी एक या एक से ज्यादा जो सेल्स होती हैं, उनके चारों तरफ ये बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हमने कुछ सेल ले ली, तो एक या एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं वो मॉडिफाई हो सकती हैं और उनके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बनने लग जाएगी। और ये स्ट्रक्चर फिर क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में जानी जाती है। तो क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन वो आपको देखने को तभी मिलेगा जब कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स हो। एडवर्स कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ओइडियोस्पोर बन सकते हैं। ओइडियोस्पोर में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर फिलामेंट होता है, पर्टिकुलर जो हाइफा होता है, उस हाइफे के एक एंड से लगातार कुछ स्ट्रक्चर्स, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, कोनिडिया से भी छोटी होती हैं, ये 1 बाय 1 करके प्रोड्यूस होती रहती हैं। इनको हम ओइडिया बोलते हैं। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जो ओइडिया होते हैं वो नॉर्मली नेचुरल कंडीशन में नहीं बनते हैं। जब हम किसी फंगस को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं, जब हम किसी फंगस को आर्टिफिशियली ग्रो कराएं, तो वहां हमें ये स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए काम करती हुई मिल सकती है। तो काफी सारे फंगस हैं जिनको हम कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो कराएं, तो उनमें कोनिडिया से छोटे, ओइडिया का मतलब ये भी कोनिडिया जैसे ही होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज देन ऑफ कोनिडिया। तो ये कुछ चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें फंजाई में क्या क्या खास बातें ध्यान में रखनी रहें, कि कम से कम इनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा कुछ हो हमारे क्वेश्चन या क्वेश्चन का पार्ट, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, कि फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है और किस प्रकार का है, और उसके खास पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम काउंट करें, चाहे हम किसी भी क्लास की बात करें, तो उसमें हमें 3 मेन पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं। 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें इंक्लूड करना है। अगर उनको देखें तो नंबर 1 इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब ये होता है कि ओनली जो साइटोप्लाज्म है उसकी मिक्सिंग होती है, साइटोप्लाज्म मिक्सिंग में जाएगा
और अब ये साइटोप्लाज्म किसका है, ये डिपेंड हो सकता है कि ये गैमेट्स के बीच में मिक्सिंग हो रही है, हो सकता है कि ये जो युग्मक धानियां हैं गैमिटेंजिया उनके बीच में मिक्सअप चल रहा है, और हो सकता है कि जो सोमेटिक सेल्स हैं ये उन्हीं के बीच में भी हो सकता है। तो इवन जो हाइफे की जो कायिक कोशिकाएं हैं वो भी जा सकती हैं। कल आपने बात की थी एनास्टोमोसिस की। एनास्टोमोसिस में क्या हो रहा था कि जो वेजिटेटिव ब्रांचेस थी वो ब्रांचेज प्लस वाली ब्रांच माइनस वाली ब्रांच के साथ में सोमेटिक सेल थी, वो माइसीलियम के पार्ट ही थे वो, और वो आपस में फ्यूज हो रहे थे और उनका साइटोप्लाज्म मिक्स अप हो रहा था। तो जब केवल साइटोप्लाज्म मिक्स होता है तो हम बोलते हैं उसको प्लाज्मोगैमी। इसके बाद में दूसरा जो लेवल आता है या दूसरा जो इवेंट आता है वो होता है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब कैरियन से होता है और कैरियन का मतलब हम निकालते हैं न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्यूज कंडीशन में आ जाएंगे। यानी कि पहले आप कह रहे थे कि साइटोप्लाज्म मिक्स होता है और उसकी अगले स्टेप के अंदर जो भी गैमेट्स हो या गैमेटेंजिया हो या सोमेटिक सेल के जो अपोजिट स्ट्रैंड वाले न्यूक्लियाई होंगे वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो 2n कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। और अगर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में अगर डिले हो जाए, प्लाज्मोगेमी तो हो गई लेकिन कैरियोगेमी अभी नहीं हुई है, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई एक साथ बन जाएंगे। और अगर ऐसा सेल बन जाए डाइक्रोटिक और फिर वो ग्रो करके माइसीलियम बना दे तो उससे एक पर्टिकुलर डाइक्रोटिक फेज भी डेवलप हो सकती है। कि द्विकेंद्र की जो अवस्था है कि एक एक सेल में दो दो केंद्रक, द्विकेंद्र की जो अवस्था है फंजाई की वो कब बनेगी, जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम गैप हो। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है, जब हम बात करते हैं हायर फंजाई की। जब हम बात करें हायर फंजाई की, और हायर फंजाई के अंदर एक हम बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स की, कि उनमें आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की, जिसमें भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो एस्कोमाइसीट का या बेसिडियोमाइसीट का जो सेकेंडरी माइसीलियम बनता है वो सेकेंडरी माइसीलियम डाइक्रोटिक ही होता है। और वो डाइक्रोटिक कब बन पाता है, जब उनमें प्लाज्मोगेमी तो हो जाए लेकिन कैरियोगेमी ना हो। तो अगर प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, कैरियोगेमी अभी नहीं हुई है, तो डाइक्रोटिक फेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। और कल आपने ये भी हाँ हाँ नहीं नहीं, अभी अभी हम अभी बात कर लेते हैं ना, अभी बात कर लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको ना। देखो ये चीजें कुछ रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट कैसा होता है, जैसे आपने एल्गी में क्या देखा कि गैमेट है, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज होते हैं, राइट, और उससे जायगोट बनता है, ऐसी कंडीशन होती है। और जब आप इस प्रकार का सोचते हैं तो आपको गैमेट्स की जरूरत होती है, और गैमेट सीधे तो बन नहीं सकते। ये कहते हैं कि आप कह रहे थे कि ये एंथेरिडियम में बनता है, राइट, और आप इसके लिए कह रहे थे कि ये ओगोनियम के अंदर बनता है। तो कुछ खास प्रकार की स्ट्रक्चर्स बननी पड़ेंगी कि एंथेरिडियम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से कुछ अलग है, ओगोनियम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से कुछ अलग है, लेकिन फंजाई के अंदर जो हायर क्लासेज हैं वो इतनी हायर हो गई हैं या उनकी कंडीशन इतनी एडवांस हो गई है कि उनको इनकी जरूरत ही नहीं है। इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है उनको। वो क्या करते हैं कि एक प्लस स्ट्रैंड का हाइफा, एक माइनस स्ट्रैंड का हाइफा, उन दोनों हाइफे को ही मिला देते हैं वो, और दूसरा माइनस स्ट्रैंड वाला है। इनके अंदर अलग से जो गैमेटेंजिया है उनकी जरूरत ही नहीं है, और ये आपस में ही फ्यूज हो जाएंगे।
फ्यूज हो जाएंगे तो एक सेल ऐसी बनेगी जिसमें दोनों न्यूक्लियाई एक साथ आ जाएंगे। जैसे कि हम कहें कि एक गैमेट का न्यूक्लियस और दूसरे गैमेट का न्यूक्लियस पहले पास पास आए और फिर बाद में ये एक हो जाए, राइट। तो एक हो जाए वो तो है कैरियोगेमी, और वो पास पास आए तो गैमेट और गैमेट इनके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट वाल डिसॉल्व हो जाए, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाए, वो प्लाज्मोगेमी के बराबर की बात थी। तो इनमें प्लाज्मोगेमी हो जाती है, ये शाखा मिलन है, ये एनास्टोमोसिस जैसा ये शाखा ही मिल रही है इनकी, इनके कोई गैमेट थोड़ी बने थे, स्ट्रक्चर ही नहीं बनी। लेकिन जब मैच्योरिटी की बात आ जाए या उसको रिप्रोड्यूस करने की बात हो तो वहां पे शाखाएं ही पर्याप्त है, गैमेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और ये अब डाइकैरियोन बन गया। ऐसा डाइकैरियोन आपको एस्को में भी मिलेगा और बेसिडियो में भी मिलेगा। अब इससे पूरा एक माइसीलियम बन जाता है, इससे पूरा एक माइसीलियम तैयार हो जाएगा, यानी कि बार बार ये डिवाइड करेगी, उसकी हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई हैं, और एक प्लस का है एक माइनस का है। और फंगस की जो लाइफ साइकिल है या कंप्लीट जो लाइफ साइकिल का टाइम है उसमें से मेन टाइम तो वो इसी फॉर्म में बिताता है, मेन फेज ही उसकी यही होती है, यानी कि सेकेंडरी जो कंडीशन होती है वो मेन फेज होती है। जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे ये माइसीलियम बनेगा, ये प्राइमरी होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का एक माइनस स्ट्रैंड का, और वो जल्दी ही एनास्टोमोसिस में चले जाएंगे और उनसे जल्दी ही डाइक्रोटिक फेज आ जाएगी। डाइक्रोटिक फेज लॉन्ग लास्टिक होती है, लंबे समय तक ये टिकता है, और मैन यही होता है, इन्फेक्टिव भी मैन यही होता है, डेस्ट्रक्टिव भी मैन यही होता है, कि जब आप प्लांट डिजीजेज वगैरह की बात करें या डैमेज की बात करें तो ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाता है, कैपेबल भी ज्यादा यही होता है। और फिर जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो फिर कोई एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करती है। जैसे आपने कहा कि ये अब एस्कस मदर सेल बनेगी, तो ये मामला एस्कोमाइसीट का हो जाएगा। ऐसे आप कहेंगे अब ये बेसिडियम के लिए मदर सेल बनेगी, तो ये मामला अब बेसिडियोमाइसीट का हो गया। यानी कि चाहे आप एस्को को लें चाहे आप बेसिडियो को लें, दोनों ही एडवांस फंजाई हैं, दोनों ग्रुप हाईली एडवांस में यही काउंट होते हैं। और इनमें हम देखेंगे कि ये वाले तो शॉर्ट लिव्ड है, प्राइमरी माइसीलियम तो थोड़े से समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है ओनली, और जल्दी ही ये डाइक्रोटाइजेशन कर लेंगे और फिर ये लंबे समय तक चलेगा। और कब तक चलेगा? जब तक इनको कुछ बनाना नहीं है। एस्कस मदर सेल बनेगी तो फिर उसमें एस्कस बनेंगे, फिर एस्कोस्पोर बनेंगे, एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके वापिस यही बना देंगे। और जिस स्ट्रक्चर में ये सब बनेंगे, जहाँ पे एक खास प्रकार की डिजाइन बनेगी जिसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे, फ्लोटिंग बॉडी बनेगी ना इसकी, जिसको हम फलन पिंड बोलते हैं, एस्कोकार्प। इसमें बनेगा बेसिडियोकार्प। तो वो फिर और भी हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अपन प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जो लोकल जो कन्फर्मेशंस होते हैं वो सेकेंडरी कहलाते हैं, और फिर जो एनर्जेटिकली फेवरेबल जो नेटिव कन्फर्मेशन आते हैं वो टर्सरी कहलाते हैं, और फिर दो टर्सरी आपस में जुड़ जाते हैं, दो से ज्यादा तो वो क्वार्टररी हो जाता है। तो ये सब लेवल होते थे अरेंजमेंट के, कि पैकिंग के लेवल है। वैसे ये प्राइमरी एक लेवल है, ये सेकेंडरी एक लेवल है, उसके बाद में एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये सब क्या है? फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी रिप्रेजेंट करती है टर्सरी माइसीलियम को। तो फ्रक्टिफिकेशन है एक प्रकार का, इनके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है फ्रक्टिफिकेशन, फलन पिंड को बोलते हैं फ्रक्टिफिकेशन। जैसे आप पॉलीसाइफोनिया को पढ़ रहे थे तो उसमें नाम आया था सिस्टोकार्प। तो सिस्टोकार्प वहां पे रिप्रोडक्शन के बाद में बनता है, पोस्ट रिप्रोडक्शन चेंजेस के दौरान बनकर के आता है। तो वो पॉलीसाइफोनिया का फलन पिंड है। अगर हम बात करें कि एस्कोकार्प बन रहा है तो वो एस्कोमाइसीट का फलन पिंड है। आपने कहा कि हमने सांप की छतरी देखी तो वो बेसिडियोकार्प है, वो बेसिडियोमाइसीट का फलन पिंड है। तो वो सब और भी हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उससे पहले जो मैन है वो सेकेंडरी माइसीलियम होता है। सेकेंडरी माइसीलियम तभी बनेगा जब प्लाज्मोगेमी तो हो चुकी है लेकिन कैरियोगेमी नहीं हुई। कैरियोगेमी यहाँ होती है एस्कस मदर सेल में,
या बेसिडियम मदर सेल में, इनमें जाकर के कैरियोगेमी होती है। फिर मियोसिस, कैरियोगेमी के जस्ट बाद में मियोसिस हो जाती है। अगली जो स्टेप होती है, तीसरी स्टेप, वो मियोसिस होती है। क्लियर है? नरेश ठीक है। और मियोसिस जब होगी तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये एस्कस मदर सेल यानी कि जो 2n थी उसमें हुआ है, तो फिर ये इस 2n में जब पहला मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो इसमें 2 न्यूक्लियाई बन गए। देन मियोसिस सेकंड होगा तो फिर इसमें 4 बन जाएंगे, और फिर अगर माइटोसिस हो जाएगा तो इसमें 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये 8 न्यूक्लियाई जब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होकर के आए, राइट, ऐसे आप इनको 8 दिखा सकते हैं। तो ये तो आपका एस्कस हो जाता है, ये 8 एस्को स्पोर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आप बेसिडियम की बात करते हैं, तो बेसिडियम में थोड़ा सा अंतर होता है कि वहां पे बेसिडियम बनेगा और इस बेसिडियम के ऊपर बनते हैं बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं, तो उनका डेवलपमेंट एंडोजिनस होता है। और जब आप एगेरिकस को देखें या किसी और बेसिडियो कार्प को देखें तो आपको लगेगा कि वहां पे गिल्स पाए जाते हैं, राइट, जैसे हम दिखाते हैं ना, वहां पे डायग्राम्स आता है बुक के अंदर कि गिल्स हैं, गिल्स के अंदर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। और इन गिल्स की जो सतह होती है वहां पे कुछ ऐसे डॉट 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 ऐसी डॉट दिखाई जाती है, और वो सिंगल डॉट ये होती है। दिस इज बेसिडियम, ये कहलाता है होलो बेसिडियम। होलो बेसिडियम क्या होता है दिव्या? होलो किसे कहते हैं? होलो वो HOLLOW होता है। होलो एंजाइम क्या होता है? दिव्या यास्मीन, यास्मीन की तो आवाज नहीं सुनेगी हमें। होलो का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। इसमें होलो के अंदर कहीं भी सेप्टा नहीं होगा। ये होलो है तो इसमें सेप्टा नहीं है, सेप्टा एब्सेंट। ऐसे अगर आप अक्सीनिया की बात करें तो उसके अंदर जो बेसिडियम बनेगा उसमें सेप्टा है, सेप्टा है, तो ये फ्रैग्मो बेसिडियम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैग्मो। फ्रैगमेंट बन गए ना, उसमें टुकड़े हो गए, फ्रैग्मो बेसिडियम है। अब इसके यहाँ हरेक सेप्टम के नियर बाई एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये स्पोर बनता है। ये ब्लू कलर से हमने इसके बेसिडियोस्पोर दिखाए। ये जो है ये भी बेसिडियोस्पोर है और ये भी बेसिडियोस्पोर है। अंतर है, क्या अंतर था कि बेसिडियोस्पोर बाहर बनते हैं, एक्सोजिनस है इनका डेवलपमेंट, ये एंडोजिनस होते हैं। एस्कोस्पोर की संख्या एक एस्कस में 8 होती है और बेसिडियोस्पोर एक बेसिडियम के ऊपर 4 ही बनते हैं। हाँ, उसके आधार पे कि भाई बेसिडियम में सेप्टा है या नहीं, तो आप उसको होलो बेसिडियम बोलेंगे। अगर उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे कि आपके स्मट फंजाई हैं, उनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो एगेरिकस है उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है, राइट। तो जब भी एस्कस बनता है या बेसिडियम बनता है तो बनाने वाली कोशिका तो मदर सेल होती है। और मदर सेल कब बनती है? जब
डाइकैरियोटिक कंडीशन कैरियोगेमी में चली जाती है, और जैसे ही कैरियोगेमी में जाएगी तो 2n कंडीशन आ जाएगी। फिर चाहे आपके एस्कोस्पोर बनो या बेसिडियोस्पोर बनो, सब हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज वो मियोसिस से बन रहे होते हैं। एस्को में थोड़ा सा ये अलग होता था कि भाई एस्को में एक माइटोसिस और हो जाती है, तो 4 का जो नंबर होता है वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिडियो के अंदर ये माइटोसिस नहीं होती है, तो नंबर 4 ही रह जाता है, राइट। तो पहली कंडीशन प्लाज्मोगेमी होनी चाहिए। प्लाज्मोगेमी तो जरूरी है, चाहे आप सिंपल से सिंपल फंजाई को लेंगे तो गैमेट जुड़ेंगे तो प्लाज्मोगेमी तो होनी होती है। देन जायगोट बनेगा तो कैरियोगेमी भी होनी होती है। लेकिन एस्को और बेसिडियो की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है कि उनमें भी कैरियोगेमी फटाफट नहीं होती है, काफी टाइम बाद में होती है। तब तक फंगस है वो एक अलग प्रकार का माइसीलियम बना लेता है, जिसकी हर एक कोशिका में 2-2 न्यूक्लियाई होते हैं। आप कहते हैं ये डाइकैरियोटिक फेज है। अगर ये दोनों न्यूक्लियाई एक जैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक भी बन जाता है। अगर डाइकैरियोटिक में अगर दोनों न्यूक्लियाई एक जैसे हैं, सपोज यहाँ पे माइसीलियम बना एक सेकेंड, सपोज यहाँ पे माइसीलियम बना और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, इसमें दोनों ही प्लस स्ट्रैंड के हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही माइनस स्ट्रैंड के हैं, माइनस 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 माइनस, ऐसे भी। तो ये कहलाएंगे होमोडाइकैरियन, होमोडाइकैरियन। और अगर इसमें एक प्लस और एक माइनस का हो तो ये हेटेरोडाइकैरियन है। हेटेरोडाइकैरियन, हाँ, इनकी उत्पत्ति उसी से होगी। जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होते हैं, जो मोनोकैरियोटिक होंगे, उनमें एनास्टोमोसिस होनी जरूरी है कि जो हाइफे हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और उनके जो प्लाज्मोगेमी है उसका रिजल्ट होता है कि डाइकैरियोटिक कंडीशन बने। ठीक है, ये क्या है कि जहां तक मुझे लगता है कि शायद मोस्टली स्टूडेंट फंजाई को कम पढ़ते हैं। बीएससी एमएससी क्लासेस में भी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते शायद, ये भी एक कारण हो सकता है। ओके नहीं, देखो अब जाके तो चीजें ज्यादा खराब इसलिए हो गई हैं क्योंकि चीजें ज्यादा ही डाइल्यूट ले लिया, लोगों ने भी डाइल्यूट ले लिया, बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी, इसलिए कहानी बिगड़ रही है। तो अब लास्ट टाइम आ गया आपका। अब आखिरी चोट लगनी है जिससे सही सैप आ जाएगी अब, है। ठीक है, चलो आगे की बातें करते हैं ना। आगे हम बात करते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न की, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गी में भी आपने पढ़ा है, और लाइफ साइकिल तो रोटेट यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ और वहां में कुछ फर्क है, कुछ चीजें अलग हैं यहाँ की। देखिए, हम ऐसे इनको 1 by 1 समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें ड्यूटेरोमाइसीट की, ड्यूटेरोमाइसीट्स जो कि इम्परफेक्ट फंजाई के रूप में जाने जाते हैं, और कारण ये था कि जो सेक्सुअल स्टेज है, किताबों में लिखा आता है परफेक्ट स्टेज ऑफ द फंगस। तो परफेक्ट स्टेज का मतलब सेक्सुअल स्टेज होती है, और वो अननोन होती है। अननोन का मतलब क्या होता है कि अभी तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, नॉट ऑब्जर्व। तो वो है आपके ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ड्यूटेरो की तो कहानी ही अलग है कि भाई इनमें सेक्सुअल स्टेज ही नहीं है,
और सेक्सुअल स्टेज नहीं है, तो इनका जो पैटर्न है, इनके लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है, उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल लाइफ, एसेक्सुअल एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। कारण क्या होगा कि इनमें माइसीलियम बनेगा और इस माइसीलियम से डायरेक्ट कॉनिडिया बनेंगे और कॉनिडिया से वापस माइसीलियम बनेगा। माइसीलियम, माइसीलियम और कॉनिडिया, और कॉनिडिया बिलोंग करता है एसेक्सुअल मैकेनिज्म से। तो हमने क्या कह दिया कि लाइफ साइकिल कैसी है, एसेक्सुअल। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है, राइट। ठीक है, ये सबसे अलग प्रकार का एक लाइफ साइकिल है कि यहाँ पे केवल रोटेट करने के लिए केवल एक एसेक्सुअल डिजाइन बनती है, जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। तो जितने भी आपके ड्यूटेरोमाइसीट मेंबर्स हैं, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल तो है ही नहीं। और ये एसेक्सुअल क्यों करते हैं फिर? ड्यूटेरो के अंदर सेक्सुअल नहीं है, तो ये एसेक्सुअल एक्सेक्सुअल क्यों करते हैं? एसेक्सुअल से क्या फायदा होता है? हाँ भाई, ऐसा होता है क्या? अगर कोई कोनिडिया बनाएगा तो कितने बनाएगा? खूब सारे बनाएगा ना। और कोनिडिया जर्मिनेट करेंगे तो कितने कितने थैलस बनेंगे, कितने हाइफे बनेंगे? खूब सारे बनेंगे। तो कोनिडिया बनाने के पीछे कारण क्या है? कि वो अपना नंबर इंक्रीज करना चाहता है। तो ड्यूटेरो को ध्यान रखेंगे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। दूसरा जो पैटर्न हम ले सकते हैं वो है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, तो इससे समझ में ये आ रहा है कि जो मैन फेज होनी चाहिए वो हैप्लॉइड होनी चाहिए, और डिप्लॉइड जो फेज होती है या जो 2n फेज होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है ओनली बाय जायगोट, रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जायगोट। और फिर क्या है कि यहाँ पे जो जायगोट होता है वो इमीडिएट विदाउट रेस्ट ग्रो करता है, तो केवल छोटे से समय के लिए और केवल एकमात्र स्ट्रक्चर बनती है जो है जायगोट, राइट। तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल के अंदर मैन जो लाइफ है या मैन जो थैलस है, माइसीलियम है, वो हैप्लॉइड रहेगा। और जब उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और उनके गैमेट्स जब फ्यूज अप हो तो 2n कंडीशन आएगी जरूर, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? ओनली जायगोट के द्वारा वो रिप्रेजेंट होती है। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब आपके एग्जाम्पल बिलोंग कर रहे हो लोअर फंजाई से। और लोअर फंजाई का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हो फाइकोमाइसीट्स की या oomaisids की। तो जो सबसे सिंपल प्रकार के फंजाई हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है और मैन जो फेज है वो हैप्लॉइड है। और जब उनमें गैमेट, क्योंकि फाइकोमाइसीट oomaisids के अंदर ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको दोबारा से एल्गी के क्लोज ले आता है। ये इनका एल्गी से मिलता जुलता करैक्टर है, एल्गी से ये समानता देगा। हालांकि जो आपके एस्कोमाइसीट हैं और जो बेसिडियोमाइसीट हैं उनमें भी ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन वो एडवांस ऊगेमस होता है। क्या कुछ ऐसा पॉइंट ध्यान में है आपके कि या कुछ ऐसी बात आपको याद आ रही है लास्ट क्लास से कि भाई एस्को और बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर इतना एडवांस प्रकार का ऊगेमस क्यों बोल रहे हैं हम इसको?
ये क्या था? ट्राइकोगाइन क्या था? देखो, एस्कोमाइसीट के अंदर उगोनियम ना बन के एस्कोगोनियम बनता है, और एस्कोगोनियम एक ट्यूब लाइक फुलीवी संरचना होती है, और इसका जो ऊपर का भाग है वो एक फिलामेंट के रूप में निकल करके एक पतली नली जैसी संरचना बनाता है। इसको बोलते हैं ट्राइकोगाइन। गाइन का मतलब फीमेल पार्ट है ये, और ट्राइको फ्रॉम ट्राइकोम, धागे जैसा है। और ये इसका स्वोलन बेस है, यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होती है। तो उगोनियम अलग चीज थी, उगोनियम के अंदर एक स्टॉक होता है, और ये उगोनियम था जिसमें एग सेल प्रेजेंट होती है। तो उगोनियम और एस्कोगोनियम में एक अंतर ये आ गया कि इसके पास ये चोंच जैसी डिजाइन है, और ये काम आती है रिसेप्टर के रूप में। ये जो मेल गैमेट होता है उसको ये रिसीव करती है, मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करती है। और फिर जब आप पॉलीसाइफोनिया को पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जब आप पॉलीसाइफोनिया को पढ़ रहे थे या जब आप रोडोफाइसी पढ़ रहे थे, तो आपने बात की थी कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर भी आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलता है जिसके पास ट्राइकोगाइन होती है, और पॉलीसाइफोनिया के जो मेल गैमेट थे उनको आपने कहा था कि फ्लैजिला नहीं होते उनके पास। याद आ रहा है? फ्लैजिला नहीं होते उनके पास, तो आपने उनको एक अलग से नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था? एल्गी के ऐसे मेल गैमेट जिनके पास फ्लैजिला ना हो तो उनको क्या बोला जाता है? हैं? क्या बोलेंगे? स्पर्मेशियम। ठीक है, तो स्पर्मेशियम मेल गैमेट का नाम होता है, लेकिन उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, तो स्पर्मेशिया यहां भी बनते हैं, राइट। तो स्पर्मेशिया आकर के इसके ऊपर अटैच होते हैं। तो एस्कोगोनियम के पास ऐसी सतह है, चोंच जैसी ऐसी डिजाइन है, जो मेल गैमेट को या स्पर्मेशिया को रिसीव कर सकती है। उगोनियम के पास ऐसा नहीं होता है, उगोनियम के पास ऐसा पार्ट मिसिंग होता है। और फिर कहानी और ज्यादा तो तब स्पेशल लगती है जब आप बेसिडियो में चले जाते हैं। बेसिडियो में जाने पे तो पता लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। तो ये कंडीशन कि आप जब फाइकोमाइसीट में होते हैं तो उगोनियम भी बनता है, जब आप एस्को में चले जाते हैं तो आपके पास एस्कोगोनियम आता है, जब आप चले जाते हैं बेसिडियोमाइसीट के अंदर तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है, और जब आप पहुंच जाते हैं ड्यूटेरोमाइसीट के अंदर तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल पूरा ही एब्सेंट हो जाता है। सेक्सुअल का है ही नहीं, पता ही नहीं है कि होता है कि नहीं होता, राइट। तो ये कहानी उल्टी है। एल्गी के अंदर सबसे सिंपल से एडवांस की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो रही है। रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है, लॉस्ट होती जा रही है। कि बेसिडियोमाइसीट में तो हम देखते हैं कि केवल ओनली जो माइसीलियम माइसीलियम बस वही जुड़ने लग जाते हैं, वहां पे डिजाइन की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये कुछ अलग है कि उगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन हायर क्लासेस के अंदर तो वो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही नहीं मिलती। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो काम है वो वहां पे हाईफाई करने लग रहे हैं, तो इसलिए आप इसको एडवांस बोल सकते हैं। एडवांस वही होता है ना जो बिना बिना मटेरियल के ही अपने काम कर लेता है, कि उसको जरूरत ही नहीं है, उसको संसाधन ही नहीं चाहिए, उसके बाद में भी उसके काम नहीं रुक रहे, तो एडवांस तो वही होता है ना। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पैटर्न हमारे पास हो सकता है उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक।
हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हैप्लॉइड माइसीलियम होगा, जैसे आपने कहा प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड, और ये प्लाज्मोगेमी में जाते होंगे, ये प्लाज्मोगेमी में चले जाएंगे। प्लाज्मोगेमी में जाएंगे तो यहाँ पे डाइकैरियोन बनेगा, और डाइकैरियोटिक जो सेल होती है वो ग्रो करके सेकेंडरी माइसीलियम बनाए। और सेकेंडरी माइसीलियम डिप्लॉयड नहीं है, सेकेंडरी माइसीलियम डिप्लॉयड नहीं है। यहाँ की हर एक कोशिका में 2 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियाई पास पास हैं, फ्यूज नहीं हुए हैं। वो फ्यूज होने पे डिप्लॉयड बोलेंगे और पास पास होने पे डाइकैरियोन बोलेंगे। तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन है, डिप्लॉयड नहीं है। और फिर इसके बाद में आप कहें कि भाई ये एस्कस मदर सेल की बात है या ये बेसिडियम मदर सेल की बात है, तो इनमें जाकर के कैरियोगेमी होती है। तो ये बाद में 2n बन जाती है, और इनके जस्ट बाद में फिर एस्कोस्पोर बन जाएंगे, और यहां से बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। वो वापस से हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो गया था। तो देखा जाए तो लाइफ के अंदर केवल एस्कस मदर सेल और बेसिडियम मदर सेल, ये एक ऐसी कंडीशन है जो डिप्लॉयड है। तो हाईली रिड्यूस कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन हाईली रिड्यूस कंडीशन है। हाँ, हैप्लॉइड माइसीलियम प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम प्राइमरी माइसीलियम भी बोलेंगे। तो हैप्लॉइड माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम, ये आपको मिलेगा। हैप्लॉइड फेज, डाइकैरियोन मिलेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो मैन फेज होती है इनकी, लॉन्ग टाइम तक तो फंगस इसी फॉर्म में रहता है, और वापस से एस्कोस्पोर बने या बेसिडियोस्पोर बने, ये वापस हैप्लॉइड है। तो ये कंडीशन कहलाती है हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न हमारे पास रह सकता है वो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो अब आप समझ गए होंगे कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गई है। अगर कैरियोगेमी डिले हो जाती है तब तो डाइकैरियोन बन जाता ना। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार का लाइफ साइकिल है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा थैलस भी है और डिप्लॉइड थैलस भी है, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट अल्टरनेट है, वन आफ्टर वन के हैप्लॉइड बनेगा, फिर डिप्लॉइड बनेगा, फिर हैप्लॉइड बनेगा। तो अल्टरनेट भी है कि एक के बाद एक बनता जाएगा, अल्टरनेट भी है। ठीक है। और ये जो आपको कंडीशन मिले कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और अल्टरनेट मैनर के अंदर ये बनते रहें, ये वेरी स्पेशली प्रेजेंट मिलेगा एक्वेटिक फंजाई में। तो अगर एक्वेटिक फंजाई के कुछ एग्जाम्पल ध्यान आ रहे हो, और कल वाला नाम जो कि हमने सैप्रोलैग्निया की बात की थी, अगर इन सबको देखें और तो पता लगेगा कि जो एक्वेटिक फंजाई है ये कुछ थोड़े से अलग हैं, इनके कुछ चीजें बाकी से मैच नहीं करती हैं। तो एक थैलस हैप्लॉइड भी है, उसमें गैमेट्स बनेंगे, फिर डिप्लॉइड बनेगा, फिर डिप्लॉइड माइसीलियम भी रहेगा इनके अंदर। तो ये अल्टरनेट वन आफ्टर वन दोनों प्रकार के माइसीलियम इनमें अल्टरनेट बनकर के आते हैं। ये कंडीशन हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज कहलाएगी। और एग्जाम्पल के रूप में आपको ध्यान रखना है कि जो एक्वेटिक फंजाई है उनमें ऐसा देखा जाता है। इसके बाद में एक कंडीशन वो हो सकती है जहां पे हैप्लॉइड कंडीशन लगभग एलिमिनेट हो गई है, वो हो जाएगा डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। इसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन है वो केवल गैमेट्स के रूप में रिप्रेजेंट होगी। हैप्लॉइड कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय गैमेट्स ओनली। हैप्लॉइड कंडीशन केवल गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। तो ये हमारा पैटर्न देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे oomacysts की।
तो जो oomacetes हैं यानी कि जो प्रिमिटिव फंजाई हैं या जो लोअर फंजाई हैं, उनके मेंबर्स में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां पे डिप्लॉयड लाइफ साइकिल भी मिल सकती है। अगर थैलस डिप्लॉयड है या मेन फेज डिप्लॉयड है तो वहां पे हैप्लॉयड भी मिलता है। अगर वहां पे जो फंगस है वो अगर हैप्लॉयड फेज वाला है तो वहां पे जायगोट हाईली रिड्यूस रिप्रेजेंट करेगा डाइक्रोटिक कंडीशन को, डिप्लॉयड कंडीशन को। और ऐसे अगर वो डिप्लॉयड थैलस है तो उसके अंदर गैमेट बनेंगे और गैमेट जुड़ने के बाद में वापस से डिप्लॉयड थैलस बना देंगे और डिप्लॉयड जो सेल बनेगी उसमें बार बार जो डिवीजन होंगे वो माइटोटिक ही होंगे और माइसीलियम कितना भी ग्रो कर सकता है, तो मैन फेज डिप्लॉयड हो जाएगी। तो हैप्लॉयड भी मैन हो सकता है, डिप्लॉयड भी मैन हो सकता है। हैप्लॉयड के बाद में अगर कैरियोगेमी ना हुई तो डाइकैरियोटिक वाला बढ़ने लग जाएगा और हैप्लॉयड डिप्लॉयड अल्टरनेट भी हो सकते हैं जो आपको एक्वेटिक फंजाई में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के रिगार्डिंग हो सकती है कि हम कंपेयर करें या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग देखें तो हम इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ तक की क्लास में हमारा जो आज के क्लास को देखें तो स्पेशली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था या रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए जो पॉइंट्स थे ना वो हमारे इसमें कवर हो गए हैं। अब एक क्लास हमारी और लगेगी इसके अंदर जिसमें हम और जो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इतने अच्छे हैं कि उनसे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है और वो आते भी रहते हैं, तो अगली क्लास में हम उनको शामिल कर लेंगे। और देन आफ्टर हम इनकी जो मेन क्लासेज हैं उनको वन बाय वन जो हमारा क्विक रिव्यू पैटर्न होता है कि एक क्लास के सारे पॉइंट्स एक साथ हम ले लें और ताकि हमें पता भी रहे कि यहाँ इसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या मेन पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन राइजिंग के हिसाब से, तो फिर हम उस पैटर्न में चले जाएंगे। दूसरा जो था कि हमारा जो टेस्ट था ना, 1 सेकेंड,